तो ये आप स्क्रीन देख पा रहे होंगे, जैसा कि मैं समझता हूं कि आप टोटल विजिबल होगी। तो सबसे पहला जो टच पॉइंट है या जो चेकलिस्ट है मेरे लिए ऑटो ट्रेंडर में, वैसे तो बहुत सारी इंफॉर्मेशन आपको लोडेड है ऑटो ट्रेंडर में, और मेरा मानना ये है या यकीन मानिए कि इसमें से कोई भी इनपुट ऐसा नहीं है जो आपके लिए यूजफुल ना हो या रेलेवेंस कोई नहीं रखता हो। बहुत सारे लोगों को ये लगेगा कि अरे जो रिसर्च इनपुट्स हम रिसर्च एनालिस्ट यूज नहीं करते हैं वो भी हमको दे रखे हैं। ऐसा कुछ भी नहीं है, हम लोग भी यूज करते हैं और बहुत ही अच्छी तरीके से इसको यूज अगर आप करेंगे और समझेंगे तो आपके लिए ही बेनिफिट होगा। तो क्विकली मैं आता हूं इस बात पर। सबसे पहले जो आपको होम पेज सेंटर पर ही मिलेगा वो मिलेगा आपको निफ्टी डेटा इंडिकेटर और बैंक निफ्टी डेटा इंडिकेटर। अब ये है क्या? तो निफ्टी डेटा इंडिकेटर और बैंक निफ्टी डेटा इंडिकेटर ये फ्यूचर का डेटा आपको बता रहा है। अब फ्यूचर के डेटा में आप ये मान के चलिए कि अगर ये क्वांटिटी पॉजिटिव है और मोर देन 1 लाख है तब ये रेलेवेंस होल्ड करता है। अगर तो ये 1 लाख से कम है तो शायद हो सकता है कि रिवर्सल के साइंस आ जाएं, लेकिन ऐसा नहीं है कि रिवर्सल के साइन आएंगे ही आएंगे, लेकिन आ सकते हैं, तो उसकी रेलेवेंस थोड़ी सी कम हो जाती है। और ये जितना भी डेटा आपको प्रेजेंट हो रहा है इसके पीछे 9:30 बजे से लेके 3:30 बजे तक डायनेमिकली अपडेट होता रहेगा। कुछ एक चीजें जो ऑटो टेंडर में है वो हमने कैलकुलेशन बेस्ड रखी है, तो एज एंड व्हेन कंडीशन मीट होती है वो चेंज होता है। ऐसा नहीं है कि हर आधे घंटे में निफ्टी डेटा इंडिकेटर चेंज हो रहा है, उसके पीछे की कंडीशन चेंज होगी तो वो होगा। दूसरी चीज हमने कुछ ऐसे रखी हैं जिसमें कि जितना टाइम एनएससी लेता है डेटा कोलेक्ट करके हमको देने में या फिर पब्लिकली देने में, उतना टाइम लगता है, उसके बाद पब्लिश हो जाता है। तो जैसे कि ओपन इंटरेस्ट का कैलकुलेशन अगर मैं बात करूं तो ओपन इंटरेस्ट का कैलकुलेशन आपको हर 3 मिनट में एनएससी देता है और उसके बाद हम लोग उसको प्रेजेंट करते हैं। तो ये कहीं भी आप यूज करेंगे तो 3 मिनट के टाइम इंटरवल पर ही आएगा। ये डेटा कैलकुलेशन बेस्ड है, ये डेटा कैलकुलेशन बेस्ड है। तो इसी प्रकार हर एक चीज कैलकुलेशन बेस्ड है। तो अगर मैं आप इतना सा समझ लीजिए कि अगर ये ग्रीन है तो मेरे लिए ये डेटा पॉजिटिव है और अगर रेड है तो मेरे लिए नेगेटिव है। तो आपको चेकलिस्ट फॉलो करनी है। कभी भी अगर आप मार्केट में उतरते हैं तो एक चेकलिस्ट फॉलो करके उतरते हैं। आप उस चेकलिस्ट में जितने चेकलिस्ट पॉइंट्स हैं वो आपके कितने फेवर में है वो डिसाइड करता है कि मार्केट का ट्रेंड क्या रहेगा। तो अभी मेरे को फर्स्ट पॉइंट 3:30 बजे मिलता है, 3 से 3:30 बजे का ये डेटा होगा मैं समझता हूं। तो मेरे को फर्स्ट चेकलिस्ट पॉइंट क्या मिलता है, ये पॉजिटिव है। दूसरा अगर मैं एस्पेक्ट आता हूं तो वो मार्केट बैलेंसर है। अब ये मार्केट बैलेंसर एक तरीके से एडवांस डिक्लाइन रेशियो की तरह काम करता है। जो लोग ने सेल्स वेबिनार अटेंड कर रखे हैं मेरे, तो उनको ये शायद पता होगा कि किस तरीके से काम करता है। जो लोग बिल्कुल फ्रेश आए हैं उनको मैं बता दूं कि ये डेटा इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि हम लोग जब इंडेक्स की बात करते हैं या मार्केट्स की बात करते हैं तो उसमें स्टॉक मूवमेंट्स पर ही डिपेंड करता है कि कितना ट्रैक्शन है मार्केट में। अभी आप देखिए 3:30 बजे मेरा मार्केट बैलेंसर 102 टू 56 है, यानी कि लगभग लगभग हर 2 स्टॉक जो नीचे जा रहे हैं उनके मुकाबले सिर्फ एक ही स्टॉक ऊपर जा रहा है। तो ये थोड़ा सा नेगेटिव टोन में बात कर रहा है। एक हमको चेकलिस्ट मिली पॉजिटिव, एक मिली नेगेटिव। अब हम तीसरे इंडिकेटर पर आते हैं जो होम पेज पर ही अवेलेबल है। नो डाउट आप इसमें से सेलेक्ट भी कर सकते हो। अगर आपके पास नहीं होगा ये इंडिकेटर तो आप सेटिंग्स पर जाइए, सेटिंग्स पर इंडेक्स आप स्क्रॉल करेंगे तो इंडेक्स सेंटीमेंट आपको मिलेगा, आप उसको जस्ट टिक कर लीजिए। ये आपको ऑप्शन मिलेंगे कि डिफॉल्ट डैशबोर्ड पर क्या रहने वाला है। तो अगर मैं इसमें से ये हटा दिया
इंट्राडे डेटा बैंक निफ्टी और इंट्राडे डेटा पीसीआर, तो आपको ये देखने को नहीं मिलेगा। तो अभी आप देख रहे होंगे कि मिड टर्म चेकलिस्ट के बाद निफ्टी का इंट्राडे डेटा था और बैंक निफ्टी का वो अब गायब हो गया है। अब सीधे इंडेक्स सेंटिमेंट आ गया। मैं फिर से आपको दिखा देता हूं। अगर मैंने यहां पर चेक किया है तो ये इंट्राडे बैंक निफ्टी का डेटा मेरे पास आ गया, और अगर मैं हटा दूंगा जैसे कि अभी मैंने किया तो सीधे हट गया है, वो इंडेक्स सेंटिमेंट आ गया। अब अगर मैं इंडेक्स सेंटिमेंट की बात करूं तो आप ये देखेंगे तो आपको हैरानी होगी कि मेजर जो इंडेक्सेस हैं उनमें या तो नेगेटिव टोन है, यानी कि आईटी में नेगेटिव था कल, थोड़ा सा मेटल डाउन था, और बाकी ऑटो को छोड़ दे तो सारे के सारे एक तरीके से साइडवेज मूवमेंट दिखा रहे थे। तो ये आपके लिए बहुत बड़ा इंडिकेशन हो जाता है कि किस प्रकार आपको अप्रोच करना है। कल एक गैप डाउन खुला था, तो वो गैप डाउन इन्फोसिस की वजह से खुला था, और लेटर ऑन रिलायंस के रिजल्ट्स आने के एक्सपेक्टेशन में 3% रिलायंस को भी तोड़ा था। तो टोटल अगर मैं बात करूं तो किसी ना किसी इवेंट का इम्पैक्ट पड़ा, या फिर गैप डाउन गैप अप इतना खुल गया कि फिर आपको उस तरीके से उसको अप्रोच करना पड़ेगा। ये डेटा अभी मिक्स्ड डेटा बन रहा है। अभी ये तो इंट्राडे की बात हुई। अगर मैं पोजिशनल एस्पेक्ट में आपसे बात करूं तो ये आपको मिड टर्म चेकलिस्ट एक हमने दिया हुआ है। इसका बेसिक यूज क्या है या बेसिक बेनिफिट आप क्या ले सकते हैं इससे। इसमें आप देखिए निफ्टी का बल्क एवरेज आपको दे रखा है, तो इसमें ये बता रहे हैं कि जब तक मेरा जो फ्यूचर है, निफ्टी फ्यूचर है, एक स्पॉट होता है एक फ्यूचर होता है, जब तक मेरा फ्यूचर 19,415 के ऊपर है तब तक मुझे कोई टेंशन नहीं है, जब तक मैं शॉर्ट नहीं करूंगा। मार्केट में किसी प्रकार की शॉर्टिंग अलाउड ही नहीं है। साथ ही बैंक निफ्टी में वो लेवल क्या है, 44,960, यानी कि हम 1000 पॉइंट नीचे की बात कर रहे हैं। तो कितना स्ट्रेंथ है मार्केट में वो आपको इससे पता चलता है। तो ये पोजिशनल एस्पेक्ट में आता है। ये आपको एक स्ट्रेटजी फॉर्मुलेट करने के लिए या फिर बहुत सारी और एक्टिविटी करने के लिए वो यूज में आता है। अब इसको हम लोग पोटेंशियल ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी में कैसे कन्वर्ट करेंगे इस इंफॉर्मेशन को, वो भी हम थोड़ा डिटेल में समझेंगे आगे। अभी के लिए आपको मैं बता दूं कि ये एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज है जो हम लोग नॉर्मली इंडेक्स ट्रेडिंग से एसोसिएट करते हैं, ऑप्शन डेटा इंडिकेटर, जो कि हमने अभी तो सिर्फ निफ्टी के लिए दे रखा है। अभी निफ्टी में आप देख रहे होंगे ये निफ्टी W19,700 C4 या निफ्टी W19,900 P4। अब इसका अर्थ क्या है? इसका ये है कि निफ्टी है तो ये तो नॉर्मल समझ में आता है, W से मतलब होता है वीकली। अभी वो बात दूसरी है कि मंथली वीकली हो गया या वीकली मंथली हो गया, लेकिन फिर भी ये डिनोशन उसी से आता है। 19,700 सी का मतलब क्या हो गया, कॉल। 4 का मतलब हो गया फोर्थ वीक। तो हमने फर्स्ट वीक में अगर करना है तो फर्स्ट वीक में अगर हम ट्रांजैक्शन कर रहे हैं तो फर्स्ट वीक आएगा, सेकेंड वीक में अगर ट्रांजैक्शन कर रहे हैं तो C2 आएगा, ऐसे करते करते C4 आ रहा है। अब ये जो डेटा है ये आपको एक्टिविटी बताता है, यानी कि कितने पार्टिसिपेंट्स किस ऑप्शन में एक्टिव हैं और किस प्रकार एक्टिव हैं। तो अगर ये वैल्यू नेगेटिव है तो कॉल में से पैसा बाहर निकला है, और अगर ये पॉजिटिव दिख रहा है मेरे को तो पुटों में पैसा आया है। तो अब ऐसी सिचुएशन में होता क्या है, अगर पुटों में पैसा आता है और कॉलों से पैसा बाहर निकलता है तो मार्केट का जनरल डायरेक्शन क्या होना चाहिए। अगर लोग इंटरेस्टेड है पुट बाय करने में ज्यादा और कॉल भी साथ में सेल हो रही है तो इसका एक ही इंडिकेशन होता है, वो बेयरिश होता है। ठीक है, तो इसी प्रकार हम लोग ने आपको एक मैट्रिक्स के द्वारा मैं समझाऊंगा। ये ऑप्शन डेटा इंडिकेटर एनालिसिस मैट्रिक्स है,
तो इसमें अगर आप देखोगे ध्यान से, तो अगर निफ्टी कॉल ऑप्शन में मेरी बाइंग है और निफ्टी पुट ऑप्शन में मेरी सेलिंग है, यानी कि यहां पर पॉजिटिव वैल्यू है, यहां पर नेगेटिव वैल्यू है, तो वो साइन होगा बुलिश। वो साइन होगा बुलिश, ठीक है। अगर तो दोनों कॉल में सेलिंग है, जैसे कि इस बारी हुई, कॉल में सेलिंग है और पुट में बाइंग है। फ्राइडे का सेशन ऐसा ही था कि कॉल में सेलिंग थी, पुट में बाइंग थी, तो बेयरिश हो गया। कभी कभार दोनों में बाइंग आएगी, तो ये जो बाइंग दोनों में आ रही है उसका एक ही पॉसिबल आउटकम हो सकता है कि या तो मार्केट इनडिसीजन मोड में है, नेक्स्ट ट्रिगर का वेट कर रहा है, या तो नेक्स्ट ट्रिगर का जब भी वेट करते हैं या तो मार्केट पॉजिटिव की तरफ ट्रिगर आएगा या नेगेटिव की तरफ आएगा। तो अक्सर पार्टिसिपेंट्स क्या करेंगे, दोनों चीजें बाय कर लेंगे, और क्या होगा कि वेटिंग फॉर द नेक्स्ट मूव टू हैपन। वहां पर आपकी जो वॉलेटिलिटी बोले या आईवी बोले नॉर्मल उसमें, तो वो भी डाउन होगी। इसीलिए दोनों बाय करने में ज्यादा बेनिफिट लोगों को दिखता है। वहीं पर दोनों सेलिंग होगी तो क्या होगा, या तो मार्केट साइडवेज होगा। देखिए बहुत बारी ऐसा होता है कि साइडवेज मार्केट में चीजें मूव ही नहीं करती, तो लोग क्या करते हैं कि भाई साइडवेज मार्केट में करना तो कुछ है, तो वो ज्यादातर करके स्ट्रैंगल बेचते हैं या स्ट्रेडल बेचते हैं। अब स्ट्रैंगल और स्ट्रेडल क्या है वो इस वेबिनार का विषय नहीं है, इसीलिए मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप गूगल कर लें, अगर आपकी जिज्ञासा है कि क्या स्ट्रैंगल है क्या स्ट्रेडल है, तो वो सारी जानकारी आपको मिल जाएगी। लेकिन अभी के लिए ये मैट्रिक्स आप ध्यान रखें। या फिर बहुत ही ज्यादा हाई प्रीमियम होते हैं। अब हाई प्रीमियम क्यों होते हैं, क्योंकि आईवीज कई बार बड़ी भी होती है, रिस्क फैक्टर की वजह से, या और भी बहुत सारे कारण हो सकते हैं। और जनरली ये बिहेवियर देखा जाता है फ्राइडे को। फ्राइडे को सैटरडे संडे ऑफ रहता है, अगर मैंने सेल किया है तो मेरे को थीटा डिके होने की संभावना है, मंडे तक मेरे को प्रॉफिट मिल सकता है, इसीलिए लोग सेलिंग करते हैं। तो ये छोटा सा मैट्रिक्स है, आप इसको अंडरस्टैंड कर लें। और अगर अभी भी आपको नहीं आया है समझ में, तो मैं जब रिकॉर्डिंग अपलोड करूंगा यूट्यूब पर, तब आप इसको डिटेल में वापस सुन सकते हैं कि मैं क्या कह रहा हूं। तो अभी के लिए हम लोग वापस हमारे सॉफ्टवेयर पे चलते हैं। तो ये कुछ एक बेसिक जानकारियां थी। तो निफ्टी डेटा इंडिकेटर से पॉजिटिव सेंस आया कल, मार्केट बैलेंसर से नेगेटिव आया, इंडेक्स सेंटिमेंट से कुछ नहीं आया, मिड टर्म चेकलिस्ट से मेरे को पोजिशनली एक बाय ऑन डिप्स की स्ट्रेटेजी मिल रही है, लेकिन ऑप्शन डेटा इंडिकेटर मेरे को बेयरिश मोड बता रहा है। तो मेरे लिए क्या होगा कि ओवरऑल सेंटिमेंट तो पॉजिटिव है, लेकिन इंट्राडे में एक सेलिंग प्रेशर आया, वो भी इन्फोसिस के रिजल्ट के बाद, और जो कल नैस्डैक जो था वो करीबन थर्सडे को 2% तक गिरा था। तो ग्लोबल फैक्टर्स में सेलिंग थी, इसकी वजह से थोड़ी बहुत वहां पर आपकी हुई। और तीसरा कारण रिलायंस के रिजल्ट एक्सपेक्टेशन में रिलायंस भी कल टूटा। तो ये सारी चीजें आपके लिए पॉजिटिव हो सकती हैं, और ऑटो ट्रेंडर में आपको ये सब मिल जाएगा। अगर मैं अब बात करता हूं कि हम लोग एक्चुअल में आपको दे क्या रहे हैं, तो अभी तक आपने एक्सप्लोर भी कर लिया होगा हिट एंड ट्रायल मेथड से निफ्टी ओआई टेबल। तो वो डिस्कशन का पॉइंट है, अभी ओआई टेबल पूरा डिस्कस मैं करूंगा। बैंक निफ्टी ओआई टेबल, तो कॉन्सेप्ट वही है, यूनिवर्सली एप्लीकेबल है। आप फिन निफ्टी में लगाइए, निफ्टी में लगाइए, बैंक निफ्टी में लगाइए, स्टॉक में लगाइए, थॉट प्रोसेस वही रहेगा, कॉन्सेप्ट वही रहेगा, सब्जेक्ट मैटर बदलते रहेंगे। फिर हम टेबल दे रहे हैं आपको नेक्स्ट वीक का, ये 27 जुलाई का टेबल है, वो सेम ही रहेगा। फिर निफ्टी करंट वीक, फिर निफ्टी का भी दे रहे हैं, तो करंट वीक 25 जुलाई को खत्म हो रहा है, तो उसमें किस तरीके के समीकरण बन रहे हैं, तो वो आपको दे रहे हैं। सेंसेक्स हमने अभी स्टार्ट किया है पायलट पर, तो पायलट पर है, अभी फुल फ्लेज नहीं आया है। तो ये चार्ट्स हैं। अब इन चार्ट से किस तरीके से आप मार्केट को समझ सकते हैं वो हम डिस्कस करेंगे, लेकिन उससे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे कि टेबल में एक्चुअल में 3 भाग में है क्या।
तो ये आपका डिस्कशन का पॉइंट रहेगा। निफ्टी ओआई टेबल मंथली है, बैंक निफ्टी ओआई टेबल मंथली है, चार्ट्स भी आपको मंथली मिल जाएंगे। तो ये 8-9 चीजें हैं जो हम आपको दे रहे हैं, और ये भी है कि इन चीजों का बेनिफिट लॉन्ग टर्म में बहुत ज्यादा है। आपको क्विकली समझ में आ जाएगा कि किस तरीके से डेटा हमको बता रहा है कि ये करना चाहिए। ये सबसे बड़ी चीज है जब आप एक लर्निंग फेज में रहते हैं, अगर जब आप कुछ सीख कर फिर इंप्लीमेंट करना चाहते हैं, तो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग हो जाता है। तो आइए मैं आपको निफ्टी ओआई टेबल समझाता हूं, या फिर बहुत सारे क्वेश्चंस इस बात पर आए हैं कि बैंक निफ्टी ओआई टेबल आप समझा दो। तो बैंक निफ्टी ओआई टेबल मैं समझाऊंगा टेबल पर, लेकिन जो ट्रेड बनेगा या मैं जब ट्रेड एक्सप्लेन करूंगा तो वो मैं वापस निफ्टी पे चला जाऊंगा। क्यों? क्योंकि पहले मैं बता देता हूं कि मैं क्यों निफ्टी पे जाऊंगा। हम लोग ये आपको निफ्टी इंट्राडे ट्रेंड और बैंक निफ्टी इंट्राडे ट्रेंड देते हैं कंपैरिजन के लिए। ये एक तरीके से ना, जो लोग क्रिकेट देखते हैं उनको ये भली भांति पता होगा कि आपके रन रेट का एक वर्म चलता है कि कौन सी टीम कितना दूसरी वाली टीम से ऊपर है या नीचे है। तो उसमें एक पहली टीम का प्रोग्रेशन छपता है और फिर उसके ऊपर सुपर इम्पोज कर दिया जाता है दूसरी टीम का रन रेट का वर्म। तो उससे आपको पता लगता है कि कौन सी टीम पिछड़ रही है और कौन सी नहीं। तो इसमें भी हम लोगों ने ये रखा है कि कितना स्मूथ ट्रांजिशन है। तो वो आपको स्मूथ ट्रांजिशन मिला। अगर आप देखोगे तो निफ्टी में कंपैरेटिवली मूवमेंट स्ट्रेट लाइन पर फॉरवर्ड नीचे की तरफ ट्रेंडिंग है। लेकिन अगर मैं बैंक निफ्टी की बात करता हूं या फिन निफ्टी की बात करता हूं, तो वो मेरे लिए कैसा है, पहले वो नीचे गया, फिर एक कंसोलिडेशन जोन आया, फिर उसके बाद वापस। तो यहां पर मेरे को स्मूथ ट्रांजेक्शन वाली चीज में काम करना चाहिए, या फिर जो जिगजैग कर रही है उसमें काम करना चाहिए। जो पॉजिटिव से नेगेटिव आ रही है, यानी कि पॉजिटिव से रिवर्सल के साइन दिखा रही है, उसमें मेरे को ज्यादा कॉन्फिडेंस आएगा, या फिर जो ऑलरेडी नेगेटिव है और नेगेटिव होने की संभावनाएं बन रही हैं उस पर कॉन्फिडेंस आएगा। तो सभी लोगों का आंसर लगभग लगभग मैं समझ रहा हूं कि 90-80% लोगों का आंसर यही होगा कि जो ऑलरेडी वीक है उसमें अगर और वीकनेस दिख रही है तो मैं उसको सबसे पहले टच करूंगा। लेकिन जो रिवर्सल के साइन शो कर रहा है पॉजिटिव होने के बावजूद भी, उस पर मैं ज्यादा फोकस नहीं करूंगा। तो इसके लिए मैं आपको पूरा ऑटो ट्रेंडर का ये वाला जो सेक्शन है ऑप्शन एनालिसिस, वो मैं आपको अभी बैंक निफ्टी से एक्सप्लेन कर देता हूं, और उसके बाद फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो एक और चीज मैं बता दूं आपको, बैंक निफ्टी में एक्सप्लेन करने से पहले आप देखिए, इस बात पर फोकस करिए कि कितना स्मूथली वो आसपास घूमता रहा। एक कंसोलिडेशन इसमें मेजरली आया, आप देखेंगे वॉलेटिलिटी रही, लेकिन एक कंसोलिडेशन का मैटर भी है। 1045 से लेकर और 1345 तक एक कंसोलिडेशन, नेगेटिव कंसोलिडेशन बोल सकते हैं, उसके बाद वापस वर्ड मार्केट नीचे आया। तो ये सब चीजें आपको इसी से मिलेंगी। अब अगर मैं ओपन इंटरेस्ट की बात करूं, तो फर्स्ट में बैंकिंग ओपन इंटरेस्ट, लेफ्ट हैंड साइड में आप देखोगे तो कॉल ऑप्शन का डेटा है, राइट हैंड साइड में आप देखोगे तो पुट ऑप्शन का डेटा है। ये पूरे जो फर्स्ट सेक्शन है हमने जिसमें डिटेल में ओपन इंटरेस्ट दे रखा है आपको, उसके मुख्यतः 4 पार्ट्स हैं। आपको 4 पार्ट्स में बता दूं, स्ट्राइक प्राइस तो आपको सबको भली भांति पता होगी क्योंकि आप लोग खुद ट्रेड कर रहे हैं तो पता ही होगी। लास्ट प्राइस जो है वो एक टेंटेटिव प्राइस पॉइंट है, जो कि आपको एक रफ वैल्यू बता देता है, 90 to 95% करेक्ट ही होता है कि 46,100 जो क्लोज हुआ वो 346 रुपीज का कॉल क्लोज हुआ और 288 रुपीज का पुट क्लोज हुआ। ठीक है, तो ये टेंटेटिव क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि अल्टीमेटली जो आपको ट्रेड एग्जीक्यूशन करना है वो इस सॉफ्टवेयर पे नहीं होगा, आपको ट्रेड एग्जीक्यूशन प्लेटफॉर्म पर किसी भी ब्रोकर के साथ अगर आप एसोसिएटेड हैं तो वहां पर आपको चीजें देखने को मिलेंगी। अब अगर मैं बात करता हूं कि ओपन इंटरेस्ट क्या है, अब जिन लोगों को नहीं पता है
कि ओपन इंटरेस्ट को किस वे में लेते हैं हम लोग, तो मैं बता देता हूं आपको। ये इसको एक्सप्लेन करने से पहले, तो इसको एक्सप्लेन करने से पहले इसीलिए क्योंकि ओपन इंटरेस्ट तो आप समझ लेंगे, लेकिन ओपन इंटरेस्ट की एक्टिविटी कैसे रहेगी वो समझने के लिए आपको उसका पीछे का लॉजिक समझना पड़ेगा। तो ऑप्शंस में क्या होता है, जब हम फ्यूचर लेते हैं, जब हम फ्यूचर लेते हैं तो बायर हो चाहे सेलर हो, वो सेम टाइम पर सेम अमाउंट का रिस्क ले रहे हैं। जैसे कि मैंने 100 रुपए पर कोई चीज खरीदी और मेरे दोस्त ने उसी चीज को 100 रुपए में बेचा। अब वो 100 रुपए से 105 रुपए हो गई, तो मेरे को सेम टाइम पर 5 रुपए का फायदा होगा, और मेरे फ्रेंड को, मेरे दोस्त को उसी वक्त पर 5 पॉइंट का नुकसान होगा। मेरे को एक तरफ 5 पॉइंट का गेन हो रहा है और दूसरी तरफ 5 पॉइंट का नुकसान हो रहा है सामने वाले को। तो यहां पर सेम टाइम पर, लेकिन जब हम ऑप्शंस की बात करते हैं तो ऑप्शंस में जो रिस्क ले रहा है पार्टी वो कंप्लीटली सेलर ही होता है, क्योंकि जो ऑप्शन बायर होता है वो तो अपनी एक्सपेक्टेशन के चलते पहले ही टोकन अमाउंट दे देता है सेलर को कि आप वो टोकन अमाउंट, जिसे हम प्रीमियम बोलते हैं, वो रखिए, और मेरा जो रिस्क है, मेरे पार्ट का जो रिस्क है वो आप अपने ऊपर ले लीजिए। तो जो रिस्क ले रहा है उसके हिसाब से मार्केट चलना चाहिए। ये सब जगह होता है, ये हमारी नॉर्मल लाइफ में भी यही चीज होती है कि अगर कोई रिस्क ले रहा है, चाहे वो घर में हो, चाहे वो फैक्ट्री में हो, चाहे वो ऑफिस में हो, तो उसको उसके हिसाब से मार्केट को चलना चाहिए या फिर जनरल एनवायरनमेंट में लोगों को चलना चाहिए। तो ओपन इंटरेस्ट जो क्रिएटेड है, ये सेलर साइड का ओपन इंटरेस्ट है। कॉल राइटिंग हो रही है यहाँ पर, कॉल बाइंग नहीं हो रही है, कॉल राइटिंग हो रही है। तो और ये कब से हो रही है इस ओपन इंटरेस्ट में? जब से सीरीज की स्टार्ट हुई है, क्यूमुलेटिव ओपन इंटरेस्ट इसमें आता है। अब वीकली कॉन्ट्रैक्ट है तो कब से स्टार्ट होगी? 4 हफ्ते पहले से। मंथली कॉन्ट्रैक्ट है तो कब से स्टार्ट होगी? 3 महीने पहले से। तो वो धीरे धीरे चीजें बढ़ती हैं। बहुत लोगों का कहना यह है कि करंट वीक में ही लिक्विडिटी ज्यादा रहती है। वो नो डाउट लिक्विडिटी ज्यादा रहती है, लेकिन मेरे लिए जो इंपॉर्टेंट है वो अभी ओपन इंटरेस्ट डिस्प्ले करना है। और ओपन इंटरेस्ट तो मैंने 3 महीने पहले कोई पुट बेची है, 3 महीने आगे की कोई पुट बेची है 19,000 में, मेरे को प्रीमियम बहुत मिल रहा है, उसको मैं आगे तक कंटिन्यू रख रहा हूं, तो मैं रख सकता हूं, तो मेरे लिए ओपन इंटरेस्ट बना हुआ है। लेकिन लिक्विडिटी यस कई बार नहीं होती है फार आउट ऑफ द मनी ऑप्शंस में, लेकिन ये आपको सेलर पर्सपेक्टिव से अभी देखने का है। इसके पीछे का लॉजिक क्या है, मैं एक बार ही आपको बैंक निफ्टी डिस्कस करने से पहले मैं निफ्टी पर ले जाता हूं। तो जितनी भी हमने इंपॉर्टेंट चीजें हैं वो येलो में हाईलाइट करी हुई है। जैसे कि ये आप देखिए, ये येलो में हाईलाइटेड है। इधर आप देखेंगे पुट साइड में, तो पुट साइड में आपको एक येलो में हाईलाइटेड मिलेगा। आप अगर चेंज इन वाई का सम देखेंगे तो वो आपको येलो में हाईलाइटेड दिखेगा। पुट में देखेंगे तो वो आपको येलो में। तो इसकी सबकी सिग्निफिकेंस है। आप 19,800 ये आपको हाईलाइट दिखेगा, फिर जितना भी चेंज इन वाई है वो भी आपको येलो में हाईलाइट दिख रहा है। अब जो भी इंपॉर्टेंट चीज है तो वो हम आपको येलो में हाईलाइट करके देते हैं। अब इंपॉर्टेंट क्या है इसमें आप पूछेंगे, तो अब आप देखिए निफ्टी का अगर हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट है 1,14,91,500, तो ये कहां पर है? 19,900 पर। अब ये 19,900 पर अगर 1,14,00,000 है तो ये मेरे लिए रेजिस्टेंस का काम करेगा, यानी कि आगे आने वाले टाइम में मेरे को इस पर दिक्कत हो सकती है। 19,900 के ऊपर आपको दिक्कत हो सकती है। अब हम आते हैं कि सपोर्ट साइड क्या है। सपोर्ट साइड में आप देखिए 19,800 पर है हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट। तो अभी भी कल 250 पॉइंट भी गया, लेकिन मेरे लिए वो सपोर्ट जोन रहा। अब इसमें ये बात आती है, ये मैं क्यों डिस्कस कर रहा हूं रेजिस्टेंस और सपोर्ट? ये इसलिए डिस्कस कर रहा हूं क्योंकि जब हम ट्रेड लेते हैं तो ट्रेड में
इसकी बहुत बड़ी इंपॉर्टेंस बनती है। ये वन ऑफ द चेकलिस्ट है जिसको कि आपको देखना पड़ेगा, और इसको कैसे यूज करना है वो भी मैं आपको अभी बता देता हूँ। 19, चाहे मार्केट कितना भी बुलिश लग रहा हो, लेकिन 19,900 के पास में आकर आपको फ्रेश बुलिश पोजीशन नहीं लेनी है, आपको फ्रेश एंट्री करनी ही नहीं है। एग्जिस्टिंग एंट्री है आपकी बुलिश साइड, तो डेफिनेटली आप उसको लिक्विडेट करने की सोच सकते हैं या फिर पार्शियल प्रॉफिट बुकिंग कर सकते हैं। लेकिन फ्रेश पोजीशन जब तक ये टूटे नहीं, या जब तक कोई इंडिकेशन आपको नहीं मिले कि भाई ये 19,800 टूट जाएगा या फिर 19,900 टूट जाएगा, तब तक आप एक्ट नहीं करें। और इसी पूरे एनालिसिस पर हमारा कल का ट्रेड बेस्ड है। तो आगे हम समझेंगे किस तरीके से डेटा टूटने वाला है, यानी कि वो सपोर्ट जो है वो टूटने वाला है। ये डेटा हमको कैसे बताता है कि मैं चेंज होने वाला हूं या मैं उस पोजीशन को छोड़ दूंगा, ये कैसे बताएगा? तो वो आपको पूरा का पूरा जानकारी मैं जब हम ट्रेड डिस्कस करेंगे उसमें मैं आपको दूंगा। अभी के लिए आप ये समझ लीजिए कि जो हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट कॉल साइड में है 19,900 पर, वो रेजिस्टेंस का काम करेगा, और जो हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट पुट साइड है 19,800 पर, वो सपोर्ट का काम करेगा। और इसके आसपास आपको कोई फ्रेश पोजीशन नहीं लेनी है। इनफैक्ट कई बार ये देखा गया है कि कैलकुलेटेड रिस्क लेकर आप इसमें कॉन्ट्रा कॉल भी लेते हो, और जो कि काफी फ्रूटफुल हो सकती है। तो ये अब आते हैं बड़े मुद्दे पर कि ये चेंज इन ओआई क्या है। दोनों तरफ आपको चेंज इन ओआई दिख रहा है, तो चेंज इन ओआई है आज की एक्टिविटी, यानी कि जिस दिन आप ऑटो ट्रेडर एक्टिव खोल के बैठे हैं, मार्केट चालू है, तो वो जो चेंज रिफ्लेक्ट हो रहा है वो आज के दिन का हो रहा है। अगर मैं बात करूं तो जितने भी ग्रीन आपको दिख रहे हैं वो एडिशन हुआ है, यानी कि ओपन इंटरेस्ट ऐड हुए, पोजीशन और बढ़ाई गई है। लेकिन जितने भी आपको रेड दिख रहे हैं तो वो पोजीशन कहीं ना कहीं पहले थी, अब उसको रिवर्स किया गया है। तो जैसे कि 20,000 की पुट में पहले ओपन इंटरेस्ट कितना था? 19,000, सॉरी 19,45,600 का ओपन इंटरेस्ट अभी है। तो पहले कितना था? पहले इसमें ये फिगर ऐड कर दें। कौन सा फिगर? 16,36,000। तो लगभग लगभग आप ये मान के चलेंगे 35 लाख का ओपन इंटरेस्ट यहां होगा, जो कल के दिन 16 लाख हटके अभी भी 19 लाख खड़ा हुआ है। ये 19 लाख क्यों खड़ा हुआ है? उसके पीछे बहुत सारी चीजें हो सकती हैं, स्ट्रैटेजी हो सकती है या कुछ भी हो सकता है। देखिए आज की तारीख में जो लोग रिटेल सेगमेंट में हैं वो कई बार सर्वाइव इसलिए कर पा रहे हैं, या अगर जो लोग इंटरमीडिएट लेवल पर हैं, बहुत सारी जानकारी वो रखते हैं, वो लोग हेज करके चलते हैं। तो ये बहुत पॉसिबल है कि 20,000 की पुट सेल कर दी हो और ऑप्शन भी और फ्यूचर भी साथ में शॉर्ट कर दिया हो, तो वहां पर आपको एक कंट्रोल एनवायरनमेंट में डिसेंट रिटर्न मिलने की संभावनाएं हैं। तो इसके लिए ये कई बार रहता है। अगर आप यही देखेंगे 19,950 पर, तो वहां पर भी अनवाइंडिंग हुई है सब जगह, यानी कि 19,850 तक अनवाइंडिंग हुई है। उसके बाद एक छोटा सा राइटिंग हुआ है। तो ये सारी जानकारी आपको होनी चाहिए। परसेंटेज चेंज क्या है? परसेंटेज चेंज आपका कल के मुकाबले, यानी कि फ्राइडे को अगर आप बात कर रहे हो तो थर्सडे के मुकाबले आज कितना ओपन इंटरेस्ट ऐड हुआ है, ज्यादा या कम? मैं आपको बताऊं, जैसे कि आप 19,750 की कॉल देख रहे हैं, तो ओपन इंटरेस्ट कॉल साइड ऐड हो रहा है कितना परसेंट? कल के मुकाबले 207% एक्स्ट्रा ऐड हुआ है। तो ये एडिशन का जो कॉन्फिडेंस है वो इससे पता चलता है। अगर मैं सेम पुटों में जाऊं तो 19,750 पर कल के मुकाबले, परसों के मुकाबले कल कितना परसेंट ऐड हुआ है? ज्यादा, 44% ज्यादा ऐड हुआ है, राइट? तो इस तरीके से आप कई बार ये गेज कर सकते हैं कि कौन से साइड में मेरा ओपन इंटरेस्ट कितना बड़ा है और कितनी एग्रेसिवनेस से बड़ा है। अगर आप देखोगे 19,850 पर कल कल के दिन 714% बढ़ा है ओपन इंटरेस्ट, और यहां पर 15% घट गया।
तो आपके पास एक ह्यूज अपॉर्चुनिटी है इसको टैप करने की। इसको किस तरीके से हम लोग आगे यूज करेंगे वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। तो अब हम चलते हैं हमारे, जब ये पूरा डिस्कशन हो गया, आप इस बात पर फोकस करेंगे, ये चेंज इन वाई का सम हमने दे रखा है यहाँ पर। ये क्या बता रहा है? ये बता रहा है आपको 2,85,80,750 का ओपन इंटरेस्ट कल की कल में ऐड हुआ है। और पुटो में क्या ओपन इंटरेस्ट ऐड हुआ है कल के दिन में? 33,90,000। कहां 2 करोड़ और कहां 33 लाख का ओपन इंटरेस्ट। तो ये 3.5 का डेटा है, इसीलिए हमने यहां पर इंट्राडे डेटा में 3.5 में एक्चुअल मैच हो रही है पोजीशन। आप देखिए 3.5 का डेटा मैच हो रहा है कॉल साइड का और पुट साइड का भी। ये देखिए 33,90,350, 2,85,80,750। तो ये कैसे फायदा होगा वो अब हम आगे डिस्कस करेंगे। और इसको पूरा एक्सप्लेन करने के बाद हम लोग वीवेब पर जाएंगे और उसके बाद स्ट्राइक प्राइस कैसे सिलेक्ट करना है वो मैं आपको समझाऊंगा। और एंड में क्लोज करने से पहले आपको कल का पूरा डिस्कशन ट्रेड का मैं आपको बताऊंगा। तो क्विकली हम लोग ये समझ लेते हैं कि एक तो आपको बैक रेफरेंस मिल रहा है 9:30 बजे से लेकर 3:30 बजे तक। हमने कर क्या रखा है कि जो भी डेटा पॉइंट 9:30 बजे क्रिएट होता है उसको हमने स्टोर कर लिया, यानी कि 9:30 बजे कॉल का ओपन इंटरेस्ट में जो चेंज इन ओआई होगा 9:30 बजे, कल का 9:30 बजे, वो होगा 84,97,000 कॉल साइड, और पुट साइड कितना होगा? वो होगा 19,35,800, राइट। तो मेरा डिफरेंस का डेटा बना 65 लाख का। अब पहले ही मैं आपको डिस्कस कर चुका हूं कि जो डिफरेंस का डेटा है वो पुट राइटिंग माइनस कॉल राइटिंग है। तो पुट राइटिंग माइनस कॉल राइटिंग 65 लाख का डेटा बनेगा। और पीसीआर क्या बनेगा? पीसीआर बनेगा पुट राइटिंग डिवाइडेड बाय कॉल राइटिंग। अब पुट राइटिंग डिवाइडेड बाय कॉल राइटिंग, अगर इसका आउटकम पॉजिटिव आता है, पुट राइटिंग डिवाइडेड बाय कॉल राइटिंग अगर पॉजिटिव आता है तो वो मेरे लिए पॉजिटिव इंक्लिनेशन है। मेरा ऑप्शन सिग्नल क्या आएगा? बाय का आएगा। अगर पुट राइटिंग डिवाइडेड बाय कॉल राइटिंग 1 से नीचे है, या तो 1 से ऊपर रहेगा तो पॉजिटिव आएगा, 1 से नीचे है तो नेगेटिव आएगा, 1 से नीचे है तो पॉइंट्स में आएगा, 0.99 से 0 तक आएगा तो वो मेरे लिए सेल है, राइट। इसको मैं एक्सेल में भी समझा दूं। वापस हम लोग एक्सेल पे चलते हैं और ये पीसीआर और केस एनालिसिस एक डिस्कशन पॉइंट पर आता है, तो वो मैं डिस्कस कर लेता हूं। तो ये कल का डेटा वही मैंने प्लॉट कर रखा है, आप देखेंगे वही 84,97,000 आ रहा है, 19,35,000 आ रहा है। अब आप देखिए जैसे पीसीआर डेटा अगर है तो वो कैसे निकला? पुट राइटिंग डिवाइडेड बाय कॉल राइटिंग, तो क्या आया आंसर? 0.2278। अगर इसको राउंड ऑफ करेंगे तो 0.23 आएगा। अगर यही मैं डिफरेंस का डेटा लेता हूं तो पुट राइटिंग माइनस माय कॉल राइटिंग, तो ये कितना आया? ये सेम आया 65,61,200। तो अब ये क्यों जरूरी है कि मैं ये हर 15 मिनट में निकालूं? एक तो क्या है कि मेरे को एक रेफरेंस चाहिए। कोई भी चीज को एनालाइज करने के लिए हम नॉर्मली क्या करते हैं, या नॉर्मली हमारे जब भी स्क्रीन के सामने बैठते हैं तो 3 सवाल आते हैं। मार्केट खुलने के बाद जो भी डायरेक्शन है मार्केट का, वो या तो ट्रेंड बना रहेगा, यानी कि अगर कभी कोई 50 पॉइंट मार्केट ऊपर खुल गया तो अगर पॉजिटिव ट्रेंड मेरे को पकड़ना है तो वो 50 पॉइंट से 100 पॉइंट जा सकता है, 100 से 150 पॉइंट जा सकता है। मैं निफ्टी की बात कर रहा हूं। अगर तो मार्केट नीचे खुला है 50 पॉइंट तो वो 50 पॉइंट से -150 जा सकता है, -200 जा सकता है। ये ट्रेंड है उसी डायरेक्शन में। पॉजिटिव ट्रेंड का पॉजिटिव ट्रेंड है, नेगेटिव ट्रेंड का नेगेटिव ट्रेंड है। तो और कई बार रिवर्सल के साइंस आते हैं। दूसरा आपका क्वेश्चन ये हो सकता है कि खुल तो गया है जी, खुल तो 50 पॉइंट नेगेटिव गया है और 100 पॉइंट ऊपर खुल गया है, लेकिन वो रिवर्स तो नहीं हो जाएगा। ये दूसरा क्वेश्चन है।
तीसरा क्वेश्चन क्या दिमाग में आता है कि भाई खुल तो 50 पॉइंट ऊपर गया है, लेकिन क्या वो कंसोलिडेट तो नहीं कर जाएगा, यानी कि पूरे दिन भर 50 से 60 पॉइंट हो गया, फिर 40 पॉइंट हो गया, फिर 20, फिर वापस बढ़ के 45 पॉइंट हो गया, मार्केट एक रेंज में फंस के रह गया, ना तो वो कंप्लीटली नेगेटिव जा रहा है, ना वो ट्रेंड पकड़ रहा है पॉजिटिव साइड, वो कंसोलिडेशन मोड में चला गया। तो इसको समझने के लिए हम लोग पीसीआर निकालते हैं और आपको एक बैक रेफरेंस देते हैं ताकि आप पास्ट को समझ जाएं, प्रेजेंट में क्या हो रहा है वो तो आपको वैसे ही पता है, और तो और आपको फ्यूचर में किस तरीके से ट्रेंड एनालिसिस होता है वो भी पीसीआर के थ्रू पता लग जाता है। तो इसीलिए हम लोग आपको या तो हर 15 मिनट में डेटा देते हैं, और मेरा मानना तो ये है कि अगर आप एक कंजर्वेटिव ट्रेडर हैं मेरी तरह, तो डेफिनेटली आप इस चीज को समझेंगे कि 15 मिनट में आपके बहुत सारे डेटा स्मूदन हो जाते हैं। 5 मिनट का डेटा भी हमने दे रखा है, वो प्रोफेशनल ट्रेडर्स के लिए है, इंटरमीडिएट ट्रेडर्स के लिए है, या जिनकी पोजीशन साइज मैनेजमेंट बहुत बड़ा है, या फिर वो रिस्क मैनेजमेंट खुद से कर सकते हैं, ठीक है ना। तो ये 4 लोगों के लिए हमने 5 मिनट भी दे रखा है। लेकिन अगर आप एक मॉडरेट ट्रेडर है, अगर आपका लॉट साइज 1 या 2 लॉट का है, उसमें ज्यादा फ्लक्चुएशन का फर्क पड़ेगा नहीं, तो आप डेफिनेटली 15 मिनट में जाइए, आपको रिजल्ट्स बहुत अच्छे मिलेंगे। और एक और चीज मैं आपको बताना चाहूंगा, हमारी बैक टेस्टिंग रिजल्ट में ये निकल कर आया है कि अगर इस चीज को आप फोकस करते हैं और 10:30 के बाद ट्रेड लेते हैं, तो आपके ट्रैप होने के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। तो यहां पर मैं आपको बताना चाहूंगा कि ट्रैप होना और स्टॉप लॉस होना में फर्क है। फर्क क्या है? बेसिक डिफरेंस ये है कि आप स्टॉप लॉस एक नॉर्मल फिनोमिना है मार्केट्स का, जिसको कि आप बहुत हद तक चाहते ना चाहते कई बार अवॉइड नहीं कर पाते, और एक हेल्दी ट्रेडिंग के लिए स्टॉप लॉस होना बहुत जरूरी है, मेरा ये मानना है। नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी ढंग की फिर मिलती है, ट्रेड अपॉर्चुनिटी। अगर आपको लॉसेज ही होते रहेंगे या प्रॉफिट ही होता रहेगा, तो आपका एक डायनेमिज्म अलग तरीके से काम करता है। तो स्टॉप लॉस होना एक हेल्दी वे है, लेकिन ट्रैप होना आपके लिए बहुत घातक सिद्ध हो सकता है। ट्रैप होने के और भी आगे तक इंप्लीकेशंस हो सकते हैं। तो इसीलिए आपके लिए समझना जरूरी है कि पीसीआर क्या काम करता है और डिफरेंस क्या काम करता है। तो पीसीआर आपको एक प्रोग्रेशन बताता है। अब वो प्रोग्रेशन कैसे बताता है, तो वो हम यहाँ पर केस एनालिसिस में डिस्कस करेंगे। तो केस एनालिसिस में जैसे डिस्कस किया, तो पहला केस क्या हो सकता है, मेरा जो पीसीआर डेटा है वो 1.2 से 1.6 आए, 1.6 से 1.8 आए, 1.8 से 2.1 और 2.1 से 2.6। अब ये क्या हो रहा है, ये डेटा आपका कुछ इस तरीके से प्रोग्रेशन दे रहा है। तो ये मेरे लिए एक ट्रेंड की तरह काम करेगा, यानी कि ट्रेंड बना रहा है। मेरी फ्यूचर संभावनाएं क्या बनती हैं कि अगर 50 पॉइंट ऊपर खुला है या 30 पॉइंट ऊपर खुला है, तो डेटा स्ट्रेंथ पकड़ रहा है। अगर डेटा मेरा स्ट्रेंथ पकड़ रहा है, तो पॉसिबिलिटी ये है कि वो +30 से 60 चला जाए, 60 से 90 चला जाए, 90 से वो 110, 150 कैसे भी जा सकता है। तो ये मेरे लिए बुलिश साइन है अगर मेरा पीसीआर बढ़ रहा है। तो अगर सेकंड केस चलते हैं, 0.85 से 0.71, 0.71 से 0.62, अब आप ये देखिए ये घटते हुए क्रम में है, ये आपका घटते हुए क्रम में है, ये डिक्रीजिंग ऑर्डर में है, पहला वाला इंक्रीजिंग ऑर्डर में था ट्रेंड, ठीक है। तो पहला वाला इंक्रीजिंग ऑर्डर में हमने पॉजिटिव स्ट्रेंथ पकड़ा, बुलिश, अभी डिक्रीजिंग है तो बेयरिश। थर्ड केस, अब थर्ड केस क्या है, कभी कभार ऐसा होता है कि खुलता तो ऊपर है लेकिन वो रिवर्स करने लग जाता है, जैसे कि 1.4 पर खुला, फिर 1.2 आ गया। ये देखिए पीसीआर की स्ट्रेंथ कम हो रही है, 1.4 से 1.2 आ गया, 1.2 से 0.9 आ गया, पॉजिटिव पीसीआर 1.2 तक रहेगा, तो मार्केट में पॉजिटिविटी 1.2 तक रहेगी, लेकिन ये घट रहा है 1.4 से 1.2। तो आपके दिमाग में घंटी बजनी चाहिए कि घट रहा है तो क्यों घट रहा है। डेफिनेटली मार्केट पॉजिटिव खुला, वहां सस्टेन नहीं कर पाया, आपको एक रिवर्सल के साइन दे दिए
1.4 और 1.2, और फिर वो एकदम से 1.9 आ गया, वो नेगेटिव में आ गया। तो ये क्या हुआ, रिवर्सल हो गया, लेकिन बेयरिश, ये बेयरिश रिवर्सल है। ओके, अब चौथा सिचुएशन क्या आता है, चौथा सिचुएशन आता है 0.65, 0.83, 0.95। अब 0.95 तक ये नेगेटिव तो है, डेफिनेटली नेगेटिव है, मैं कह ही नहीं रहा कि ये पॉजिटिव है, लेकिन ये रिवर्स कर रहा है अपने आप को। 0.65 से अगर ट्रेंड पकड़ना था तो नीचे जाना था इसको, लेकिन ये गया नहीं नीचे, ये ऊपर आया, पीसीआर 0.83 आया, 0.95 आया। ये कुछ इस तरीके से बनेगा। ये अगर मैं बोलूं कि जीरो लाइन है तो यहां खुला और उसके बाद ये ऊपर जाते हुए यहां पर गया, तो ये नेगेटिव से पॉजिटिव में आ रहा है। तो अगर ये नेगेटिव से पॉजिटिव में आ रहा है तो ये मेरे लिए बुलिश रिवर्सल है, खुला नीचे ऊपर गया। ठीक है, तो इस प्रकार से आपको ये चीजें देखनी है, और ये सारी सिचुएशन पीसीआर आपको बताएगा। और अगर ये बता रहा है तो आपको ट्रेड इफेक्टिवनेस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये चीजें देखनी पड़ेंगी जब हम स्ट्राइक प्राइस सिलेक्शन करेंगे या ट्रेड करेंगे या फिर बहुत सारी और चीजें हम लोग करेंगे। अभी दो और सिचुएशंस है। दूसरी सिचुएशन क्या है, पांचवी सिचुएशन आप देखिए 1.3, 1.38, 1.32, 1.28 और 1.3। अब इससे आप क्या समझे, ये ऊपर खुला है लेकिन कंसोलिडेशन हो रही है, कहीं भी मेरा पीसीआर नहीं जा रहा है, नो वेयर इट इज गोइंग। तो क्या समझना चाहिए मेरे को, साइडवेज है, साइडवेज में क्या करना चाहिए वो आप देख लो। लेकिन ये साइडवेज कैसा है, बुलिश साइडवेज है, तो कोई भी स्ट्रेटेजी आप बनाओगे तो वो बुलिश साइडवेज स्ट्रेटेजी होगी। तो उसमें आप क्रेडिट स्प्रेड भी बना सकते हो बुलिश जो फेवर करे, या फिर रेशियो स्प्रेड्स बना सकते हो जो बुलिश फेवर करे। रेशियो स्प्रेड्स में नॉर्मली होता है कि दो पुटे बेच दी और एक कॉल बेच दी, तो आपको कंसोलिडेशन में मिल जाएगा। कई बारी बुल स्प्रेड आप बना सकते हो ऐसी सिचुएशन में, कई बारी आप डायगोनल स्प्रेड्स बना सकते हो, क्रेडिट स्प्रेड्स बना सकते हो। इस पर हम लोग अनदर एक टॉपिक करेंगे, किस तरीके से उस चीजों को हम अंडरस्टैंड करें और क्या करें। लेकिन अभी आपके लिए ये समझना जरूरी है कि ये कंसोलिडेशन पॉजिटिव हो रहा है। अभी अगर मैं 6th केस पर जाऊं तो आप देखो 0.77, 0.83, 0.75, 0.72, तो ये आपका एक नेगेटिव कंसोलिडेशन है। तो नेगेटिव कंसोलिडेशन और पॉजिटिव कंसोलिडेशन, तो नेगेटिव कंसोलिडेशन और पॉजिटिव कंसोलिडेशन में यही है कि एक में आपका बुलिश बायसनेस रहेगा, एक में आपका बेयरिश बायसनेस रहेगा। तो ये 6 सिनेरियोज हैं जिन पर बेस्ड आप ट्रेंड एनालिसिस कर सकते हो। तो अब हम दोबारा से हमारे सॉफ्टवेयर पर आते हैं, मैं इन चीजों को क्लियर करके सॉफ्टवेयर पर आता हूं। और तो ये पूरा का पूरा जो है वो ऑप्शन एनालिसिस है। तो ऑप्शन एनालिसिस में हमने क्या सीखा, एक तो अगर मेरा 1 से नीचे रहेगा, 0.99 से 0 रहेगा तो ऑप्शन सिग्नल सेल आएगा। ठीक है, दूसरा बिंदु क्या सीखा कि ट्रेंड एनालिसिस करना जरूरी है कि उसकी स्ट्रेंथ पता करने के लिए कि ट्रेंड में कितनी स्ट्रेंथ है। अभी हम सिनेरियो करते हैं तो 10:30 तक आपने देखा 0.23 से 0.38 हुआ, 0.38 से 0.5 हुआ। 10:30 से पहले हमको कुछ नहीं करना है, ट्रेड नहीं करना है, एक्चुअल में ट्रेड नहीं करना है। तो हमने देखा कि 0.23 खुला था, एक छोटा सा रिवर्सल दिख रहा है। छोटा सा रिवर्सल कैसे दिख रहा है, 0.23 से 0.5 तक गया। ठीक है, छोटा सा रिवर्सल है पीसीआर में, ज्यादा कोई इंपॉर्टेंस रख भी सकता है अगर 10:30 के बाद ये इंप्रूव होता है तो, लेकिन अभी 10:30 से इंप्रूव नहीं हुआ। ठीक है, 10:30 तक मेरे को क्या करना है, मेरे को ट्रेड तो नहीं लेना, लेकिन मैं और क्या कर सकता हूं 10:30 से पहले कि मैं बुलिश फेज में ना जाऊं। बुलिश फेज में मैं तभी जाऊंगा जब डेटा चेंज होगा। ठीक है, तो ये मेरे को 10:30 से पहले मिलता है। 10:30 के बाद क्या हुआ, 0.43। अब आप ये बोलेंगे कि 0.23 से 0.43, 0.2 का डेटा पॉजिटिव चेंज हुआ है, लेकिन अब आप देखिए कि बेयरिश कंसोलिडेशन, ये छठा जो सिनेरियो है वो अब आया है इसमें। 0.43 से आप देखिए 10:15 से 10:30 से आप काउंट करना स्टार्ट करिए। 0.43, 0.4, 0.41, 0.42, 0.38, 0.35, कुछ भी
मेरे को इंडिकेशन नहीं मिल रहा। कब तक नहीं मिल रहा? ये 10:30 से लेकर 10:30 से 11:15 तक मेरे को कोई इंडिकेशन नहीं मिल रहा। ये जो 10:30 से जो 11:30 तक या 11:15 तक मेरे को 1 घंटे तक आउट एंड आउट कंसोलिडेशन मोड में रहा। ठीक है, नो डाउट मेरा वीवैप सिग्नल भी सेल ही दिखा रहा है, लेकिन क्या मेरे को ट्रेड लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए, हम अभी डिस्कस इसको करेंगे। ठीक है, तो अभी के लिए आप ये समझ लीजिए कि ये ऑप्शन एनालिसिस आपको इसी तरीके से करना है और प्रैक्टिस करनी है। कोई भी चीज जो सिखाई जा रही है या आपने पहली बारी करी है, उसको प्रैक्टिस करना पड़ेगा, टाइम देना पड़ेगा, एफर्ट देने पड़ेंगे, तभी आप कोई चीज सीख पाएंगे। ये कोई सिग्नलिंग सॉफ्टवेयर नहीं है जहां पर बाय और सेल का सिग्नल आ गया और आपने एग्जीक्यूट कर लिया। उसके पीछे का लॉजिक हम आपको समझा रहे हैं। तो एक बार आपको लॉजिक समझ में आ गया ना, तो फिर कोई दिक्कत ही नहीं है। तो आप धीरे धीरे करके एक्सपर्टीज गेन करते हैं और आप खुद से एक प्रोफेशनल ट्रेडर की तरह काम करना स्टार्ट कर देंगे। और 10:30 का लॉजिक क्या है, एक और लॉजिक से मैं समझाता हूं। एक बहुत इंटरेस्टिंग कोट है, मेरे को याद आ गया है, मैं बहुत टाइम से यूज कर रहा हूं उस कोट को, कि मार्केट्स आर ओपन्ड बाय नोवाइस ट्रेडर्स। नोवाइस ट्रेडर का मतलब ये होता है कि जो नौसिखिए ट्रेडर्स होते हैं उनके द्वारा खोला जाता है, एंड इट इज क्लोज्ड बाय प्रोफेशनल्स। और मार्केट को बंद किया जाता है जो प्रोफेशनल ट्रेडर्स होते हैं। तो जो 9:30 बजे से लेकर 10:30 तक का टाइम है ना, ये खेलने दीजिए ना। जो लोग आड़े टेढ़े ट्रेड मार रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, किसी को पता ही नहीं है, कोई BTST का ट्रेड मार रहा है, कोई फ्रीक ट्रेड मार रहा है, उनको करने दीजिए, डस्ट सेटल होने दीजिए। और अगर एक क्रिकेट एनालॉजी से मैं इसको कंपेयर करूं, तो हर एक टेस्ट मैच का पहला घंटा, हर एक दिन का पहला घंटा, पहले सेशन का पहला घंटा बहुत इंपॉर्टेंट होता है। और बड़े से बड़ा प्लेयर भी बॉल को छोड़ देता है, वो देखता है कि पिच कितना बाउंस ले रहा है, वो पिच को समझता है, बॉलर को समझता है, बॉलर को थकाता है, फील्डर को थकाता है। राहुल द्रविड़ इसमें बहुत एक्सपर्ट थे, वो डिफेंस इतना अच्छा करते थे कि सामने वाला थक जाता था। तो यही है, पेशेंस का गेम है। तो ऑटो ट्रेडर ना तो सिर्फ आपको ये बता रहा है कि ट्रेड कैसे लेना है, ये भी साथ में बता रहा है कि ट्रेड कब नहीं लेना है। तो ट्रेड कब नहीं लेना है ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, पेशेंस बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। तो ये इसके साथ ही मैं ऑप्शन एनालिसिस खत्म करता हूं। अब हम आते हैं वीवैप एनालिसिस पर। अब वो वीवैप एनालिसिस क्या है और किस तरीके से आपको हेल्प करेगा, वो उसके लिए वापस मैं चलता हूं आपको थोड़ा सा वीवैप समझाने के लिए। एक्सेल पर दोबारा से चलते हैं और वीवैप समझते हैं। तो आप देखिए, एक होता है सिंपल एवरेज। सिंपल एवरेज में क्या होता है, अगर मेरा प्राइस पॉइंट 19,700 से 19,720 गया, 19,720 से 19,750 गया, 19,750 से 19,800 गया, तो सिंपल एवरेज क्या बोलेगा, 19,742.5 मेरा एवरेज हुआ। ये 4 का एवरेज मेरा क्या बनता है, 78,970 का एवरेज बनेगा। 78,970 डिवाइडेड बाय 4 का एवरेज ये बनता है 970। ठीक है, ये एवरेज मेरा बना। देखिए आप, एवरेज बन गया। अब अगर मैं इसमें लॉट साइज ऐड कर दूं कि कितने प्राइस पॉइंट पर कितने लॉट्स ऐड हुए, तो मेरे को एक क्लियर कट एवरेज मिलेगा। जैसे कि, और इंपॉर्टेंस भी बढ़ती रहेगी। जैसे कि मान लेते हैं कि 19,700 पर 100 लॉट ट्रेड हुए, तो मेरा अमाउंट कितना बना, अमाउंट बना इतना। फिर जैसे 19,720 हुआ, वहां पर हुए 70 लॉट ट्रेड, तो ये बन गया। 19,750 पर मान लेते हैं कि 40 लॉट ही ट्रेड हुए, तो मेरा ये बन गया। फिर 19,800 आते आते मेरे खाली 10 ही लॉट ट्रेड हुए। तो अब मेरा वीवैप क्या रहेगा, तो मैं आपको बता दूं कि वीवैप इसमें ये रहेगा कि ये सम टोटल डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ लॉट्स। तो आप देखिए मेरा वीवैप क्या बना, 19,720। अब ये वीवैप क्यों स्टेबल है
उसके पीछे का कारण ये है कि जैसे मान लेते हैं कि कोई ड्रॉप आता है 19,740 या 760 पर आता है, तो मेरा वीवैप क्या हुआ, ये बढ़ गया। कितने से बढ़ा? 4 पॉइंट से, यानी कि 3 पॉइंट से बढ़ गया, ठीक है। लेकिन इस प्राइस पॉइंट पर खाली 2 ही लॉट ट्रेड होते हैं या 4 ही लॉट ट्रेड होते हैं, ठीक है। अब आप देखिए मेरा कितना से बढ़ा, हार्डली मेरा बढ़ा। तो इसकी जो सिग्निफिकेंस है वो सिंपल एवरेज में 4 पॉइंट की हो गई, यानी कि इसको इजीली थोड़ा सा हिला सकता हूं मैं। लेकिन अगर मैं ओवरऑल इंपैक्ट देखूं वॉल्यूम के साथ तो कुछ भी नहीं हुआ। तो ये मेरे को एक स्टेबल एवरेज देता है। वीवैप हमेशा एक स्टेबल एवरेज होता है जिसको कि हम लोग स्टॉप लॉस के लिए भी यूज करेंगे आगे आने वाले टाइम में। और इसमें फ्यूचर प्राइस एक्शन कैसे प्रेडिक्ट किया जाता है उसका सिंपल सा उदाहरण ये है, मैं वापस लेके चलता हूं, अगर आपको ये चीज समझ में आ गई हो तो। इसमें सिंपल है, अबव एवरेज और बिलो एवरेज। अगर कोई भी मेरा फ्यूचर प्राइस पॉइंट, अब ये जो वीवैप बनेगा ना सर, ये वीवैप बनेगा फ्यूचर प्राइस से, तो मेरे को फ्यूचर प्राइस को फ्यूचर प्राइस से ही कंपेयर करना पड़ेगा। मैं अगर वीवैप मेरा फ्यूचर से बन रहा है तो मैं स्पॉट से कंपेयर नहीं करूंगा, मैं करूंगा फ्यूचर से ही। तो अगर मेरा वीवैप मेरे फ्यूचर प्राइस से ऊपर है तो क्या होगा, वो एक सेल साइन आएगा। अगर मेरा वीवैप फ्यूचर प्राइस से नीचे है तो मेरे को क्या इंडिकेशन मिलेगा, बाय का इंडिकेशन मिलेगा। अब आप देखिए वीवैप मेरा क्या है 9:30 बजे 19,885, मेरा फ्यूचर प्राइस पॉइंट क्या है 19,891, ऊपर है या नीचे है, अबव एवरेज है या बिलो एवरेज है। हम लोग रूटीन बातचीत में भी यही बोलते हैं, अबव एवरेज है। आपका स्टूडेंट या आपका किड अबव एवरेज है तो वो स्ट्रॉन्ग है, आपका स्टूडेंट या आपका किड बिलो एवरेज परफॉर्म कर रहा है यानी कि वीक परफॉर्मेंस दे रहा है तो वीक है, सेल है। तो यहां पर हमारा बाय आया। अब आप देखिए 9:45 पर मेरा वीवैप क्या था 19,877 और मेरा प्राइस पॉइंट क्या था 19,851, तो क्या हुआ, सेल हो गया। वीवैप से नीचे है तो सेल है, वीवैप से ऊपर है तो बाय है। दैट्स इट, कंप्लीट ऑप्शन एनालिसिस इसी बात पर फोकस करता है। तो इसमें ज्यादा आपको कॉम्प्लिकेशंस नहीं मिलेंगे, सिंपल लॉजिक है और फ्यूचर वैसे भी समझने में ऑप्शन से थोड़ा सा एक लेवल आसान ही होता है। मैं ये नहीं कह रहा कि बहुत सिंपल है फ्यूचर एनालिसिस, नहीं, मैं ये सिर्फ इतना कह रहा हूं कि कंपैरेटिवली फ्यूचर को समझना ऑप्शन को समझने से आसान है। तो आप देखोगे तो आपको ये फ्यूचर प्राइस एक्शन भी मिल जाएगा। अब अगर आपने ये सब समझ लिया है और नीचे अगर आप ग्राफ भी देखोगे तो ग्राफ में भी कंप्लीटली यही बताया जा रहा है ऑप्शन एनालिसिस कि मेरा ग्राफ किस तरीके से चल रहा है। तो हमने इसमें डिफरेंस का डेटा प्लॉट किया है। तो आप निफ्टी का अगर आप ग्राफ देखोगे तो वहां पर नेगेटिव ये 0 लाइन है और नेगेटिव ट्रेंड ही पकड़े हुए है थ्रू आउट द डे। और थोड़ा सा स्लाइट क्योंकि फ्राइडे था, एक जो शॉर्ट्स पहले से बने हुए थे वो कवर हुए तो यहाँ पर थोड़ा सा अपमूव आ गया, उसका कोई लेना देना पूरे ओवरऑल ट्रेंड से है नहीं, ठीक है। लेकिन बैंक निफ्टी में आप देखोगे तो काफी हद तक पॉजिटिविटी थी क्योंकि कल जो दोनों कंपोनेंट इफेक्ट करने वाले थे वो निफ्टी का पार्ट थे, बैंक निफ्टी का पार्ट थे ही नहीं। कौन कौन से, रिलायंस और इन्फोसिस। आईटी पूरा पैक निफ्टी को इफेक्ट दे सकता है, रिलायंस निफ्टी को इफेक्ट दे सकता है लेकिन बैंक निफ्टी को नहीं दे रहा। तो बैंक निफ्टी पॉजिटिव खुला था लेकिन प्रेशर में वो नेगेटिव हुआ, कंसोलिडेट हुआ और फिर से वापस ऊपर जाके फिर नीचे आया। तो इसमें ट्रेड करना बहुत रिस्की था, इसमें ट्रेड करना ज्यादा आसान था। अब बात आती है ट्रेड कैसे लें। तो ट्रेड लेने के लिए मैं क्विकली आपको समझा देता हूं। एक 3 चीजें आपको बेसिक ध्यान रखना है, ठीक है। 3 या 4 चीजें। एक तो 10:30 के बाद आपको ट्रेड लेना है, ये तो पहली फॉरमोस्ट हुआ। अगर आप उससे पहले भी लेते हैं तो ले सकते हैं, हमारी तरफ से 10:30 बजे की एक एडवाइजरी है। हम लोग का मानना यह है कि अगर आप बिगिनर हैं तो थोड़ा 10:30 के बाद तक आप ले तो ज्यादा बेटर है, आपके ट्रैप होने के चांसेस कम है। लेकिन आप समझते हैं कि हाँ आप मार्केट में बहुत टाइम से हैं, आप एक इंटरमीडिएट लेवल में, आप अपना रिस्क समझते हैं,
आप अपना स्टॉप लॉस लगाना जानते हैं, तो आप डेफिनेटली 10:30 से पहले भी ले सकते हैं। तो पहला पॉइंट ये है कि 10:30 से पहले लेना है, बाद में लेना है। दूसरा पॉइंट आपको क्या देखना है कि दोनों मेरे ऑप्शन सिग्नल और वीवैप सिग्नल दोनों एक ही डायरेक्शन में होने चाहिए। तो 10:30 बजे क्या ये दोनों सिग्नल साथ में थे? तो आंसर है यस, साथ में थे, राइट। तीसरा पॉइंट आता है कि पीसीआर का क्या प्रोग्रेशन है। पीसीआर 0.23 से क्या हुआ है, नेगेटिव हुआ है या पॉजिटिव हुआ है, वो आपको देखना जरूरी है। 0.43, तो आपके दिमाग में अभी तीसरे पॉइंट पर घंटी बजनी चाहिए। क्या घंटी बजनी चाहिए कि ये 0.23 से 0.43 आ रहा है, तो मेरे को अभी ट्रेड नहीं लेना चाहिए, राइट। चौथा पॉइंट ट्रेड लेने से पहले, चौथा पॉइंट क्या है? सपोर्ट के पास ट्रेड कर रहा है या रेजिस्टेंस के पास ट्रेड कर रहा है। वीक मार्केट होगा तो सपोर्ट देखना है, बुलिश मार्केट होगा तो रेजिस्टेंस देखना है। तो हमने क्या देखा? सपोर्ट देखा। क्यों? क्योंकि मार्केट कल वीक था। सपोर्ट देखने में क्या आया? 800 के आसपास ट्रेड कर रहा है ये। तो कैसे? आइए मैं दिखाता हूं आपको। 19,827 है, ये फ्यूचर प्राइस है। फ्यूचर प्राइस का प्रीमियम अगर मैं 16-17 पॉइंट ले लूं तो कितना बनेगा? करीबन 800 या 19,790 के आसपास बनेगा, ठीक है। तो ये दर्शाता है अभी भी 30 पॉइंट का डिफरेंस है। कल मेरा फ्यूचर कहां क्लोज हुआ? कल मेरा फ्यूचर क्लोज हुआ 76 पे, 19,776 पे। और मेरा स्पॉट कहां क्लोज हुआ? मेरा स्पॉट क्लोज हुआ 19,745 पर। तो 20-30 पॉइंट का डिफरेंस था। तो यहां पर भी डिफरेंस वही आपको मिलेगा। तो सपोर्ट के पास है, आपको कुछ नहीं करना, ठीक है। अब अगर आप देखोगे तो मैंने आपको बता दिया कि 11:30 बजे तक आपको 11:15 बजे तक कोई इंडिकेशन नहीं मिला किसी भी प्रकार का कि मेरे को कोई ट्रेड लेना चाहिए। तो आप वेट एंड वॉच की थ्योरी अपनाएंगे। अब फॉर द सेक ऑफ अंडरस्टैंडिंग, वो हम आगे डिस्कस करेंगे ट्रेड किस प्रकार लेना चाहिए था, लेकिन फॉर द सेक ऑफ अंडरस्टैंडिंग सिर्फ और सिर्फ अगर मैं ये डिसाइड करता हूं कि 10:30 बजे मेरे को ट्रेड लेना है तो मेरा स्ट्राइक प्राइस सिलेक्शन क्या होगा, तो इस पर आते हैं। सबसे पहला बिंदु ये है कि आप अगर फ्राइडे, मंडे या ट्यूसडे, फ्राइडे, मंडे या ट्यूसडे, कंसिडरिंग कि मेरी एक्सपायरी जो है वो थर्सडे को हो रही है। वो बात दूसरी है कि फिन निफ्टी में अगर यही होगा तो ट्यूसडे को एक्सपायरी है, अगर आगे चल के बैंक निफ्टी का होगा तो वेंसडे को एक्सपायरी है। तो इस तरीके से मैं बता देता हूं कि एक्सपायरी के पहले 3 दिन, करंट एक्सपायरी के पहले 3 दिन, जैसे थर्सडे को एक्सपायर हो रहा है तो पहला 3 दिन क्या आएगा? फ्राइडे, मंडे और ट्यूसडे। अगर ये 3 दिन है तो आप 3 स्ट्राइक प्राइसेस सेलेक्ट कर सकते हैं अपना ट्रेड लेने के लिए। या तो आप एट द मनी ले सकते हो जो कि स्पॉट से चलेगा, क्योंकि ऑप्शन की एक्सपायरी स्पॉट से होती है, ठीक है। इसमें मैं आपको आगे बताऊंगा कि हम इस बात पर फोकस नहीं कर रहे हैं कि आपको ऑप्शंस बाय करने चाहिए। हम सिर्फ ये कह रहे हैं कि अगर ये सिनेरियो देखोगे तो आपको बेयरिश स्ट्रेटजी ही बनानी है। 10:30 से पहले भी आप बुलिश स्ट्रेटजीज नहीं बनाओगे। बुलिश स्ट्रेटजीज बनती ही नहीं है यहाँ पर। अगर बनती है तो बेरिश ही बनती है। बेरिश बनाने के 3 तरीके हैं। पहला तरीका क्या है? आप ऑप्शन बाय कर सकते हो। कौन सा ऑप्शन? पुट ऑप्शन। बेरिश मोड में आप पुट ऑप्शन बाय कर सकते हो। दूसरा ऑप्शन आपके पास क्या है कि आप ऑप्शन सेल कर सकते हो। बेरिश मोड में अगर आप कोई भी ऑप्शन सेल करोगे तो वो कॉल ऑप्शन होगा, उसमें मार्जिन लगता है, उसमें अलग तरीके से स्ट्राइक प्राइस सिलेक्शन होता है, वो भी डिस्कस करेंगे अगर अपने पास टाइम रहेगा तो। तीसरा क्या है? आप फ्यूचर शॉर्ट कर सकते हो। फ्यूचर शॉर्ट करने में बेसिक वही कंडीशन है कि मार्जिन लगेगा, और लगभग बहुत सारे लोग फ्यूचर की वोलेटिलिटी को देखते हुए कंसिडर नहीं भी करते हैं। तो ये 3 सिनेरियो हैं, या फिर इनका कोई कॉम्बिनेशन स्ट्रैटेजी में, तो वो आप कर सकते हो। लेकिन फॉर द ईज ऑफ अंडरस्टैंडिंग राइट नाउ मैं आपको यही बता रहा हूं कि आपने मान लेते हैं कि ऑप्शन बाय किया, तो कौन सा ऑप्शन बाय करेंगे एक्सपायरी के पहले 3 दिन? या तो एट द मनी, ऑप्शन की एक्सपायरी स्पॉट से होती है, एट द मनी करेंगे,
या फिर एक स्ट्राइक प्राइस इन द मनी। मान लेते हैं कि 19,800 स्पॉट प्राइस है, तो 19,800 आपका एटीएम हो गया, 19,850 आपका क्या हो गया, इन द मनी हो गया। पुट ऑप्शन में इन द मनी हो जाता है 850 और आउट ऑफ द मनी 750। तो आप तीनों में से कोई भी ले सकते हैं। मैं प्रेफर करूंगा कि एट द मनी ले, क्योंकि एट द मनी में काफी ट्रैक्शन आपको मिलता है, ठीक है। लेकिन अगर एक्सपायरी के आखिरी 2 दिन है, यानी कि अगर थर्सडे की एक्सपायरी है तो वेंसडे या थर्सडे आपको कंपल्सरीली एट द मनी ही चूज करना है। आउट ऑफ द मनी में जाएंगे तो हो सकता है कि आपका डायरेक्शन में तो मार्केट जाए, लेकिन वो टाइम वैल्यू के कारण उसमें उतना ट्रैक्शन नहीं आए। 50 पॉइंट मार्केट मूव कर गया, वो आपकी ऑप्शन प्राइसिंग खाली 3 पॉइंट मूव करी, जहां पर आपका ट्रांजैक्शन कॉस्ट भी नहीं निकले। तो इसीलिए आपको एट द मनी लेना है। इन द मनी कई बार मैं इसलिए प्रेफर नहीं करता हूं, या हम लोग इसलिए प्रेफर नहीं करते हैं, क्योंकि उसमें बिड और आस्क का गैप ज्यादा आ जाता है, तो आपको एंट्री एग्जिट लेने में दिक्कत आती है। तो इसीलिए एट द मनी काफी ब्राइट चीजें हैं, तो आप कर सकते हो। तो स्ट्राइक प्राइस सिलेक्शन आपका कंप्लीट हो गया। इस तरीके से आप ले सकते हो। अगर आप ऑप्शन सेलिंग करते हो तो आपको ये देखना जरूरी है कि अगर मैं बेयरिश हूं तो जितनी भी स्ट्राइक प्राइसेस मेरे इमीडिएट रेजिस्टेंस के ऊपर है, आप उनको सेल कर सकते हो। अगर बेयरिश है तो इमीडिएट रेजिस्टेंस के ऊपर आप सेल कर सकते हो। इमीडिएट रेजिस्टेंस कैसे निकालेंगे, 19,900 आपका मेजर रेजिस्टेंस हो गया। अगर आप उसके नीचे आएंगे तो 19,800 आपका इमीडिएट रेजिस्टेंस बन रहा है, ठीक है। तो वो बन रहा है, बना नहीं है, बन रहा है। तो उसके ऊपर जैसे 19,900 की आप स्ट्राइक प्राइस सेल कर सकते हो, 19,950 की, 20,000 की आप स्ट्राइक प्राइस सेल कर सकते हो, प्रोवाइडेड दैट कि फ्राइडे है या मंडे है या ट्यूसडे है। अगर यही आखिरी 2 दिन रह गए तो डेफिनेटली आप इमीडिएट स्ट्राइक प्राइस के ऊपर वाली ही सेल करोगे, वहीं आपको ट्रैक्शन मिलेगा, वहीं आपको थोड़ा बहुत प्रीमियम मिलेगा। तो ये आपका तरीका रहेगा। अब हम बात करते हैं कि हमने स्ट्राइक प्राइस सेलेक्ट कर ली, अब स्टॉप लॉस कैसे सेलेक्ट करेंगे। क्या ऑप्शन प्राइसिंग का स्टॉप लॉस लगाएंगे या कुछ और करेंगे? तो इसका आंसर यह है कि हम ऑप्शन प्राइसिंग का स्टॉप लॉस नहीं लगाएंगे, क्योंकि बहुत हद तक रिटेल की ये इशू रहता है कि हमने तो जी लिया था और 20-25 पॉइंट का स्टॉप लॉस लगाया, उसमें हमारा स्टॉप लॉस हो गया, और वो डेफिनेटली होता रहेगा। क्यों? क्योंकि आजकल इंफॉर्मेशन फ्लो इतना है कि सबको पता है कि 25 पॉइंट, 20 पॉइंट, 50 पॉइंट यही स्टॉप लॉस रहते हैं। तो हम एक ऐसा स्टॉप लॉस बनाएं जो कि जिसको कि हिलाना थोड़ा सा डिफिकल्ट होगा, एक हेल्दी बेस फॉर्मेशन बनेगा। तो उसके लिए हम यूज करेंगे वीवैप। वीवैप को यूज करने का मतलब ये है कि हम एक स्टेबल स्टॉप लॉस प्रोवाइड कर रहे हैं, और जो कि ऑप्शन प्राइसिंग पर डिपेंडेंट नहीं है, हम फ्यूचर प्राइस एक्शन पर डिपेंड कर रहे हैं। तो अब नॉर्मल वॉलेटिलिटी निफ्टी में देखी गई है कि 20 से 30 पॉइंट वीवैप के नीचे चला जाता है। तो आपको भी ध्यान रखना है, अभी के एक्सपीरियंस के हिसाब से मैं बोल रहा हूं, ये खाली टेंटेटिव जानकारी दे रहा हूं, अभी के एक्सपीरियंस के हिसाब से तो बोल रहा हूं कि वीवैप के 25 पॉइंट नीचे का अगर आप स्टॉप लॉस लगाएंगे, बाय अगर आप कोई भी पुट ऑप्शन बाय कर रहे हैं तो वीवैप के ऊपर का लगाना है, क्योंकि आपको एडवर्स सिचुएशन में जाना है। तो वीवैप के 20-30 पॉइंट ऊपर का आप स्टॉप लॉस लगाएंगे तो दैट इज सफिशिएंट। तो तब आपको क्या है कि ऑप्शन प्राइसिंग की चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है। आपको सिर्फ और सिर्फ किस पर चिंता करनी है, आपको सिर्फ चिंता करनी है मेरा फ्यूचर प्राइस एक्शन उस पॉइंट तक पहुंचा या नहीं पहुंचा, ठीक है। तो अब इसमें कैसे लगेगा, इसका वीवैप क्या है, 10:30 बजे 19,870। अब 30 पॉइंट का अगर मैं स्टॉप लॉस लगाऊं तो 19,900 का स्टॉप लॉस मेरा बनता है। तो तब तक मैं पोजीशन में बना रहूंगा जब तक कि मेरा फ्यूचर प्राइस एक्शन 19,900 पर नहीं पहुंच जाता, ठीक है, करेक्ट। तो मैंने स्टॉप लॉस भी नहीं लगाया ऑप्शन प्राइसिंग का, मेरा फ्यूचर प्राइस एक्शन पर है। और यही अगर स्टॉप लॉस आप बैंक निफ्टी में लगाना चाहेंगे तो नॉर्मल जहां पर 30 पॉइंट का वीवैप से ऊपर या नीचे आप स्टॉप लॉस दे रहे हो, वहां पर आप 60 पॉइंट तक का ले सकते हो, ठीक है। तो ये आपका स्टॉप लॉस हो गया। अब तीसरा पॉइंट ये आता है कि आपने स्ट्राइक प्राइस भी सिलेक्ट कर लिया, आपने ऑप्शन प्राइसिंग पर भी स्टॉप लॉस नहीं लगाया, आपने स्टॉप लॉस डिफाइन कर लिया, लेकिन एंट्री लेनी चाहिए या नहीं लेनी चाहिए।
तो उस पर भी ये आता है। एक तो सबसे बड़ा उदाहरण मैंने आपको दे दिया कि आपको ये देखना है कि कंसोलिडेशन हो रहा है या नहीं हो रहा। दूसरा ये है कि आप रिस्क कितना ले रहे हो। रिस्क हमेशा रिलेटिव होता है। तो अभी रिस्क का पैरामीटर क्या है, मैं 900 पॉइंट तक देख रहा हूं, मतलब 19,900 तक देख रहा हूं। मेरा अभी फ्यूचर प्राइस क्या चल रहा है, 19,830 मान लेता हूं। 70 पॉइंट का रिस्क क्या मैं ले सकता हूं या नहीं ले सकता, आपको ये अपने आप ही डिसाइड करना पड़ेगा। ये आपके लिए मैं डिसाइड नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकता, क्योंकि मैं आप नहीं हूं। रिस्क प्रोफाइलिंग मेरी यूज होगी अगर मैं ट्रेड कर रहा हूं, रिस्क प्रोफाइलिंग आपकी यूज होगी अगर आप ट्रेड कर रहे हैं। तो ये विशेषकर ध्यान रखें। ये बहुत बड़ा क्वेश्चन ये आता है कि सर वीवैप से मैं कितना दूर लूं या कितना नजदीक लूं। तो इसका राइट आंसर मेरे पास नहीं है। ये आपको देखना है कि क्या मैं 70 पॉइंट का रिस्क ले सकता हूं। 70 पॉइंट नॉर्मली एट द मनी ऑप्शन अगर आप ट्रेड कर रहे हैं तो फ्यूचर प्राइस एक्शन अगर 70 पॉइंट एडवर्स जाता है तो कम से कम नहीं तो 30 से 35 पॉइंट का ऑप्शन प्राइसिंग पर रिस्क है। तो क्या वो रिस्क लेना चाहते हैं आप, वो आप डिसाइड करें, उसके बाद लें। मैं लेना चाहता हूं तो मैं लूंगा। सॉरी। तो इस पर आप विशेष ध्यान रखें। तो अगर मान लेते हैं आपने डिसाइड भी कर लिया, तो अब टारगेट क्या रहेगा, ये चौथा पॉइंट है। टारगेट क्या रहेगा, तो टारगेट के 3 बिंदु हैं। पहला सबसे इजी रहता है, आपने ऑप्शन प्राइसिंग आपको देख लेनी है। अगर 50% से ऊपर मेरी ऑप्शन प्राइसिंग बढ़ गई तो मेरा फर्स्ट टारगेट कंप्लीट हो गया। यानी कि अगर मैं 100 रुपए का प्रीमियम दे रहा हूं किसी भी ऑप्शन को लेने के लिए, तो अगर वो 150 हो गया तो मैं निकल जाऊंगा। पहला टारगेट मेरा कंप्लीट हो गया। दूसरा बिंदु ये है कि अगर मेरे पास ऑलरेडी कोई ऑप्शन है, मान लेते हैं पुट ऑप्शन है, और वो सपोर्ट के आसपास ट्रेड कर रहा है, तो डेफिनेटली मैं उसमें पहला टारगेट लेके निकल जाऊंगा। क्योंकि सपोर्ट के आसपास होता है कि भाई अगर 20-30 पॉइंट भी मिल रहे हैं तो मैं निकल जाऊं। तीसरा ये होता है कि आपका क्लोजिंग होने वाली है, 3 बज रहे हैं, 2:45 हो गए, 3 हो गए, आप ज्यादा स्ट्रेस कर सकते हो 3 बजे तक। 3 बजे तक अगर आपको 10 पॉइंट 15 पॉइंट जो भी मिल रहा है आप लेके निकल लो, अगर आपका फोकस ये है कि इंट्राडे करना है। चौथा क्या होता है कि अगर डेटा चेंज होने की प्रोबेबिलिटी बन रही हो, जैसे मैं आपको बताता हूं, इस पूरे ग्राफ में डेटा कहीं चेंज नहीं हुआ, लेकिन अगर डेटा चेंज होने की प्रोबेबिलिटी बन रही है तो आपको एक एप्रोप्रिएट टाइम फ्रेम में, या फिर मेरा वीवैप सिग्नल चेंज हो गया, आपका लेने के बाद वीवैप सिग्नल चेंज हो गया, तो आप उसमें अपना फर्स्ट टारगेट ले सकते हो। तो ये 3-4 तरीके हैं आपको लेने के। या फिर नॉर्मल पांचवा तरीका, अगर मैं 70 पॉइंट का रिस्क ले रहा हूं तो मेरा पहला टारगेट 70 पॉइंट का होगा। तो ये 4-5 तरीके हैं, कोई डेफिनेटिव आंसर नहीं है, ये 4-5 तरीके हैं। आप इसमें कोई सा भी तरीका चूज कर सकते हो, वो आपके ऊपर है। तो ये टारगेट हो गया। ट्रेल कैसे करना है, ट्रेल हमेशा या तो पहला टारगेट अगर हो गया तभी आप ट्रेल करोगे, ट्रेल हमेशा कॉस्ट पर होता है, या फिर आप वीवैप का भी ट्रेल कर सकते हो। अब वीवैप का कैसे ट्रेल करेंगे, अगर आपका पहला टारगेट हो गया या फिर आप नॉर्मली भी ट्रेल करना चाहते हो, तो आप देखो आपने वीवैप स्टार्ट किया था कितने पर, 19,970 पे। अब धीरे 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 2 बजे तक ये क्या आ गया, 19,842 का आ गया। अगर आपको अभी भी रखना है ट्रेड तो आप इसको ट्रेल कर सकते हो 19,842 तक। तो आपको जहां पर पहले 19,900 का ट्रेड मिल रहा, स्टॉप लॉस था, वो आपका घट के 60 पॉइंट का ही रह गया, मतलब 60 पॉइंट और कम हो गए। तो इस तरीके से आप ट्रेल कर सकते हो। तो इसी के साथ मेरा ये पूरा का पूरा जो सेशन है इंडेक्स पर, ये कहीं ना कहीं मैं ओवर करता हूं। मैं समझता हूं कि बहुत सारी जानकारी मैंने दी होगी, किस तरीके से आपको ट्रेड लेना है, किस तरीके से पीसीआर का आपको प्रोग्रेशन देखना है, डिफरेंस का क्या रोल है, या ऑप्शन डेटा इंडिकेटर जो है उसका क्या रोल है। उसका रोल एक और बता देता हूं मैं आपको, आपके इससे भी आप स्ट्राइक प्राइस सेलेक्ट कर सकते हो। जैसे अगर आपको पुट ऑप्शन कभी बाय करना हो तो आप कौन सा पुट ऑप्शन बाय करोगे जिसमें सबसे ज्यादा एक्टिविटी है। किसमें सबसे ज्यादा एक्टिविटी है, अभी आप देखिए 19,800 में सबसे ज्यादा मनी फ्लो है। ये मनी फ्लो का डेटा है, ओपन इंटरेस्ट का डेटा नहीं है, ये मनी फ्लो का डेटा है। अब अगर आप मनी फ्लो देखेंगे तो ये देखिए 207,14,900, 2,07,14,900 का
मनी फ्लो आया, तो ये आपके लिए सबसे बढ़िया स्ट्राइक प्राइस है। और बेचने के लिए सबसे बढ़िया स्ट्राइक प्राइस कौन सी है, जहां से सबसे ज्यादा पैसा बाहर निकला। तो ये आपको अगर ऑप्शन बेचना है तो ये 19,900 का ऑप्शन आप बेच सकते हो। तो ये तरीके से आप बहुत सारी चीजें अपने फेवर में ला सकते हो। अब मैं आपको लेके जाता हूं हमारे कल के ट्रेड पर और उसका क्या एनालिसिस बनता है। तो कल के ट्रेड के लिए मैं आपको पीपीटी पर लेके जाता हूं। आइए अब समझते हैं। 10:15 का डेटा अब आप समझते हैं, ठीक है। 10:15 पर 0.5 का पीसीआर मेरा था, ठीक है, ये आपका डेटा भी था 10:15 बजे क्लीन। 10:15 बजे का डेटा आप चेक करिएगा। सबसे बड़ी बात आप इस पर फोकस करिए, 614.80-62 ये रिलेटिव ओपन इंटरेस्ट एडिशन था कॉल साइड, ये रिलेटिव ओपन इंटरेस्ट एडिशन था पुट साइड। 95%, 33%, 58%। अब आप देखिए 10:30 बजे ये कैसे चेंज होता है। 10:30 का डेटा ऊपर है, मैं आशा करता हूं कि ये आपको दिख रहा होगा। अगर नहीं भी दिख रहा है तो थोड़ा सा आप जूम कर लीजिए, और फिर भी अगर नहीं दिख रहा है तो आप मेरे को चैट पर बता दीजिए, मैं आपको टेलीग्राम चैनल पे लेके जाऊंगा जहां पर ये स्टोर्ड है। लेकिन अभी के लिए मैं समझता हूं कि दिख रहा है। तो यहां पर 10:30 बजे क्या हुआ, आप देखिए 705%, 104%, 80% ये ओपन इंटरेस्ट कॉलों में ऐड हो गया। और 10:30 बजे पहले ये क्या था, पहले देखिए 614.80-62, 605, 104 ये बढ़ रहा है। और पुटों में क्या था, आप देखिए पुटों में 83, 37, 53, ठीक है। अगर मैं इसको वापस पीछे लेके जाता हूं तो पुट में था 95, 33, 58। तो ये घटा है या बढ़ा है, ये घटा है, ठीक है। तो एक तरफ 10:30 बजे कॉल में ओपन इंटरेस्ट बढ़ा है और पुट में ओपन इंटरेस्ट घटा है, ठीक है। तो क्या होना चाहिए, मेरे को इंडिकेशन मिलना चाहिए कि बेरिश ही है, लेकिन 19,800 पर ओपन इंटरेस्ट अभी भी बना हुआ है, तो मैं कहीं ट्रेड नहीं करूंगा 10:30 बजे, ठीक है। और सपोर्ट के आसपास भी है तो इसलिए भी मैं ट्रेड नहीं करूंगा। ओपन इंटरेस्ट बढ़ा हुआ है, मैंने आपसे क्या बोला था, या तो डेटा आपको बताएगा कि मैं टूटने वाला हूं या टूट चुका हूं, लेकिन अभी तक कोई इंडिकेशन क्लियर मेरे पास है नहीं कि डेटा टूटने वाला है। ये 33% था, 19,800 की पुट में 33% था, ये 37% हो गया, तो मैं कुछ नहीं करूंगा। 11 बजे क्या डेटा मिलता है मेरे को, 37% से 42% हो गया। ये अभी भी 19,800 टूटा नहीं है कॉम्प्रिहेंसिवली, बल्कि आप देखो 19,750 पर, 19,750 पर आपका ओपन इंटरेस्ट बढ़ा ही है पुट साइड में, घटा नहीं है। लेकिन आपके फेवर में क्या चीज है, आपके फेवर में जो चीज है बेयरिश फेवर में, वो ये है कि 705, 753 हो गया, 104, 121 हो गया, और 80, 95 हो गया, राइट। ये देखिए 753, 121 और 95, ओके। तो 11 बजे मेरा टूटा नहीं है, इनफैक्ट बढ़ा है, इसलिए मैं कुछ नहीं करूंगा। 11:30 आते हैं। 11:30 की कहानी क्या बोलती है, 11:30 की कहानी आपकी बोलती है कि ये 800 हो गया, ये 148 हो गया और 49 हो गया। तो मेरे लिए कॉन्फिडेंस और बढ़ गया कि पुट राइटिंग भले ही होती रहे लेकिन कॉल राइटिंग एग्रेसिवली हो रही है, पुट राइटिंग भले ही होती रहे लेकिन एग्रेसिवली कॉल राइटिंग हो रही है। तो मेरे लिए ये बेरिश साइन है, बहुत इंपॉर्टेंट बेरिश साइन है। अब क्या चेंज आया 12 बजे से लेकर अब तक, या 11 बजे से लेकर 11:30 तक, आधे घंटे में क्या चेंज आया, जो 89% था वो 48% ही रह गया। देखिए आप, जो 42% था वो उसने क्रैक होने के निशान दिए हैं, 39% रह गया। अभी भी 750 पर 73%, 91% है। अब वो बेस शिफ्ट हो रहा है, जो राइटिंग पहले 800 पर हो रही थी वो राइटिंग अब 750 पर हो रही है, और वो गिर गया, ठीक है। और साथ में जो कॉल राइटिंग हो रही है वो तो हो ही रही है, ठीक है। तो 11:30 बजे मेरे को बहुत इंडिकेशन मिल गया, 42 से 0.38 आ गया। आप देखो पीसीआर जो है वो 42 से 0.42 आ गया, ये देखिए
ये 42 से 0.42 से 0.38 आ गया। अब मैं चौथी पोजीशन पर आता हूं, कब, कौन सी, 12 बजे वाली। 12 बजे में क्या हुआ, आप पहले पुट पर फोकस करिए। पुट पर जितना भी इन द मनी था, एट द मनी था, उसमें निरंतर गिरावट हो रही है। 48%, 44% रह गया, 39%, 36% रह गया। अब आप देखिए 91%, 106% क्यों रहा है, क्योंकि बेस शिफ्ट हो रहा है। 800 का बेस 750 हो रहा है, तो ये है। और कॉल राइटिंग तो निरंतर बढ़ती चली जा रही है, मतलब उसमें तो कहीं कोई गिरावट आ ही नहीं रही है, बल्कि इंक्रीज हो रहा है। तो मेरे लिए ये बहुत ही कॉन्फिडेंस वाली चीज है। 11:30 बजे जो 0.38 था वो 0.35 हो गया, करेक्ट। और ये टूटत भी है, तो मैं क्या करूंगा, 12 बजे अपनी पोजीशन बनाऊंगा कंफर्म। ठीक है, अब अपन देखते हैं 12 बजे की पोजीशन क्या बनती है। आइए, तो ये 12 बजे की पोजीशन मैंने यहां पर बना ली। जैसे कि आप देख रहे हैं, ये जो है पूरा, ये 12 बजे टाइम भी दिख रहा है यहाँ पर, आप देखिए टाइम भी दिख रहा है 12 बजे। ये मेरे को करीबन 101 रुपए में यहाँ पर मिल रही है। या अगर अपन पीछे चलते हैं तो करेक्ट अंदाजा आपको हो जाएगा कि कितने में मिलेगी। 12 बजे का रेट था 114, आप देखिए ये 114 का रेट था 12 बजे, ये 12 बजे 114 का रेट था। अब अगर मैं बात करता हूं आगे की, 114 का डिप मारा, आप देखिए मैंने कहा क्या बोला था कि डेटा है, डेटा कभी भी स्टैग्नेंट नहीं रहता, चेंज होता रहता है। तो डेटा डिप मारा, लेकिन क्या 114 पर आपको स्टॉप लॉस लगाना था 85 का? नहीं लगाना था। क्यों नहीं लगाना था? क्योंकि ये जो 19,900 का जो मैंने लिया था वो कभी भी चेंज ही नहीं हुआ। अब मैं वापस आपको लेके जाता हूं इसी मेरे टेलीग्राम पे, आपको दिख रही होगी स्क्रीन, हाँ दिख रही है स्क्रीन। अभी क्विकली मैं आपको समझा देता हूं। ये देखिए, हमने हमने 12 बजे लिया 114 रुपए पर, 12:15 देखिए कुछ चेंजेस नहीं आए, 12:30 देखिए कुछ चेंजेस नहीं आए, 11:15, एक बजे देखिए थोड़ा सा डिप आया, 106 रुपए रह गया, थोड़ा सा मुंह ऊपर करने लग गया, लेकिन मेरा इंटैक्ट था। 818, 19,818 इंटैक्ट था, 19,900 पर मेरे को निकलना है। ठीक है, इंटैक्ट था, बिल्कुल इंटैक्ट था, वो कभी टच ही नहीं हुआ। 19,900 कभी टच ही नहीं हुआ। अगर आप पूरा भी देखेंगे आगे तक तो कभी भी टच नहीं हुआ। तो अगर मैं वापस आता हूं तो ये धीरे 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 क्या हुआ कि ये 1:45 वापस बढ़ना स्टार्ट हुआ। 1:45 बजे आप देखोगे, ये देखिए ये 1:45 बजे का रेट है, 1:45 बजे वापस बढ़ना स्टार्ट हुआ, और ये करीबन 3 बजे आते आते 145 तक का भाव इसका हो गया। 140, 145, तो जो 114 रुपए में ली थी, 3 बजे अगर मेरे को 140 रुपए के आसपास मिल रही है तो मैं अपना प्रॉफिट बुक कर सकता हूँ। डेफिनेटली मैं अपना प्रॉफिट बुक कर सकता हूँ। तो ये तरीका होता है आपको ट्रेड देखने का। और कई बारी इसमें स्टॉप लॉसेस भी होंगे, आप स्टॉप लॉसेस से घबराइए मत। हर एक सॉफ्टवेयर की एक लिमिटेशन होती है, उसको आप रिस्पेक्ट करिए। तो हम जरा क्विकली एक रिकैप कर लेते हैं। मैं आशा करता हूं कि बहुत सारी नई जानकारी आपको मिली होगी। ये जो डिटेल अंडरस्टैंडिंग मैंने आपको दी है वो आपके लिए मंडे को काफी हेल्प करने वाली है, मेरा ऐसा मानना है। अगर आपको कोई फीडबैक देना है या फिर जनरल आपको कोई क्वेरी है और भी, तो डेफिनेटली आप उस क्वेरी को हमारे 80 डेस्क पर रेज कर सकते हैं, आप फीडबैक को रेज कर सकते हैं। तो सब चीजें आपके पास अवेलेबल हैं हमारे से कांटेक्ट करने के लिए। तो क्विकली